नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं के व्याकरण भाग का अध्ययन करवाऊंगी। व्याकरण में हमने एक पाठ पढ़ लिया है, भाषा, लिपि और व्याकरण वाला। सेकंड पार्ट है वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे यह भी कहना चाहती हूँ कि सारे बच्चे अपना वर्क है जो मैं पीडीएफ भेज रही हूँ उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों का पहले से वर्क किया है वे वापस नहीं करेंगे और जो वर्क है उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे और मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। तो वर्ण विचार क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा। सब एक साथ समझने की कोशिश करें और अपना वर्क भी करते रहें। सबसे पहले देखिए वर्ण विचार। वर्ण क्या होते हैं? जो भाषा हम बोलते हैं उसकी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ण। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि चिन्ह क्या होता है? वर्ण। देखिए जैसे एक शब्द है फूल, इसके दो टुकड़े हो सकते हैं, फू प्लस ल। फू और ल के भी दो टुकड़े हो सकते हैं, जैसे फ। ये जो फै के नीचे हलंत दिया हुआ है ना, ये वर्ण है, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो फै के साथ हमने ऊ मिलाया तो बना फू। तो यानी फू के तो हम टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन जो फै का जो प्रारंभिक रूप है जिसके नीचे हम हल चिन्ह लगाते हैं, ये इसका प्रारंभिक रूप है, इसको हम वर्ण कहते हैं, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसी तरीके से देखिए लय। तो लय में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है। तो लय के साथ अ मिलने से पूरा क्या बनता है? लय। लेकिन जो लय के नीचे हल चिन्ह है, इसका मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। अतः ये सब क्या है? ध्वनि चिन्ह है। और इन ध्वनि चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा आती है तो आपको ऐसे लिखनी है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। आगे देखिए वर्णों का महत्व। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्णों को हमने मिलाया, क्या बना? शब्द। जैसे हम ऊपर पढ़ के आए, देखो फूल, तो फ प्लस उ प्लस ल प्लस अ, तो इतने सारे वर्णों को मिलाकर क्या बना? फूल। फूल क्या बनता है? एक शब्द। तो ये वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द। इसी तरीके से देखिए आ प्लस मैं प्लस अ, क्या बना? आम। कै प्लस ए प्लस ल प्लस आ, केला। कै के साथ ए बना के, ल के साथ आ मिला ला, केला। तो ये केला और आम क्या होते हैं? शब्द होते हैं। लेकिन जो म है, जो ल है, जिनके नीचे हल चिन्ह लगा है, ये क्या है? वर्ण है। शब्दों के मेल से क्या बनता है? वाक्य। सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। वर्णों को मिला के क्या बना? शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बने? वाक्य। तो इस प्रकार से हमारी भाषा पूर्ण होती है, किससे? वाक्यों से। वर्णमाला। वर्ण हमने समझ लिया। अब देखते हैं वर्णमाला क्या होती है। जैसे कोई माला होती है जिसमें फूल गुथे हुए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्णों का जो समूह होता है जिसमें वर्ण इकट्ठे करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में दो तरीके के वर्ण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी वर्णमाला में दो वर्णों को प्राथमिकता दी गई है, स्वर और व्यंजन। तो देखिए सबसे पहले स्वर। जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको इस तरीके से लिखना है कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो बहुत इजी डेफिनेशन है, अपनी खुद की लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी होती है? कुल 11 होती है, 11। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। ये सभी ऐसी ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से करते हैं, इसलिए ये सारे सब क्या है? स्वर। इसमें ए ई उ और री मूल स्वर है। मूल का मतलब प्रारंभिक स्वर। अब जैसे ए है, ऐसे क्या बना? आ, है ना? तो मूल तो ए ही हुआ ना, ऐसे मिलकर ही आ बना है। अब मूल स्वर ई हुआ, ई से बड़ी ई बनी है। मूल स्वर उ हुआ, उ से बड़ा उ बना है। री के साथ ए आई ओ औ, तो ये मूल ध्वनि क्या हो गई? ए ई उ और री। इसमें से री का हिंदी में बहुत कम प्रयोग होता है, केवल ऋतु, ऋण,
या ऋषि जैसे कुछ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। री और री के उच्चारण इतने मिलते जुलते हैं कि उनमें स्पष्ट रूप से भेद कर पाना कठिन है। यो भी कह सकते हैं कि री का मूल संस्कृत उच्चारण हम भूल चुके हैं और आज उसकी जगह हम री का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास स्वरों की संख्या कुल 11 हो गई है। 11 जो हमारे स्वर हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो स्वरों के हमने 3 भेद माने, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का तो ज्यादा कोई भी वैल्यू नहीं है। ह्रस्व और दीर्घ में हमने 11 वर्णों को डिवाइड किया है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ की हो गई 7। तो 7 और 4 कितने हो गए? 11। तो देखिए ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कुछ कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब छोटा। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ए ई उ री, ये फटाफट हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो ये हो गए ह्रस्व स्वर। ये एग्जाम में बहुत बार आता है ह्रस्व स्वर ए ई उ री। आगे देखिए दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। मूल स्वर का मतलब क्या है? ह्रस्व स्वर। ए ई उ और री से दुगना समय लगता है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ये इनकी संख्या 7 होती है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। आगे देखिए प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये प्रायः किसी को दूर से पुकारने के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए उच्चारण की स्पष्टता के लिए इसके आगे ये 3 का साइन लगा दिया जाता है। इसका तात्पर्य है कि गुना समय। जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथों में हमें सुनने को मिलता है ओम नमः शिवाय, है ना? तो ओम वो लंबा स्वर जाता है ना, तो होता है प्लुत स्वर। क्योंकि ओ के आगे देखिए ये चिन्ह दिया गया 3 बना के और उसमें से ये लाइन निकाली गई। इसका मतलब तिगुना समय, किससे? ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगा है। तिगुना ये साइन है, 3 गुना। ठीक है, आगे देखिए, याद रखिए इन सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। यानी ये जो सारे स्वर हैं इनके ऊपर हमारे को चंद्र बिंदु भी हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्यंजन। अब एक बार हम स्वरों को वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो वर्ण। वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या हमने बताई 11। 11 स्वरों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन जो थर्ड पार्ट है उसमें हमने किसी भी वर्ण को नहीं दिया क्योंकि यह पौराणिक ग्रंथों में ही मिलता है। 11 जो वर्ण है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को हमने 4 वर्ण दिए, ए ई उ और री, जिसको कि हम मूल स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ को हमने 7 दिए, आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब आगे देखिए हम व्यंजन पे आते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी प्रश्वास यानी हमारी श्वास है वो मुख के किसी अवयव से बाधित होती है, यानी मुख के अंदर के जो भाग है उनसे वो बाधित होती है, उनसे टकराती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आपके थोड़ी हार्ड होगी, इसलिए इसको इजी बनाने के लिए आप ऐसे लिखोगे कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। ये आपकी थोड़ी इजी डेफिनेशन हो जाएगी लर्निंग के लिए। स्वर क्या होते हैं? स्वर बिना किसी सहायता के, बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं और स्वतंत्र होते हैं, और जबकि व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो स्वर रहित होते हैं। ये इनका मूल रूप है। देखो जैसे हल्ल चिन्ह लगाया ना, क के नीचे हल्ल लगाया हुआ है, ख के नीचे लगाया, ग के नीचे, घ के नीचे, ये जो लाइन लगाई है इसको बोलते हैं हल्ल चिन्ह। तो ये हल्ल चिन्ह हमें किस बात की सूचना दे रहे हैं? कि ये अभी स्वर मिक्स नहीं है, इसमें बिना किसी स्वर का है ये व्यंजन। जब आप इसमें जैसे क के साथ ए मिला दोगी तो ये क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा, पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। क के साथ आ मिला दोगे तो का बन जाएगा, पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। क के साथ ई मिला दोगे तो की बन जाएगा, पूर्ण व्यंजन बन जाएगा। तो इस तरीके से ये
हल चिन्ह हमें यह सूचना देता है कि अभी इसका मूल रूप है, इसमें अभी स्वर मिक्स नहीं किया हुआ है। देखिए नीचे हल चिन्ह, यह स्वर रहित होने का चिन्ह है। ये मैं आप बात मैंने बता चुकी हूँ आपको। जहां कहीं स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करना होता है, वहां हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो अपन लिखते हैं ना, कहीं हमें आधा शब्द बताना होता है, जैसे विद्यालय, विद्यालय में द आधा होता है, तो द के नीचे हम हल चिन्ह लगाते हैं ना, तो उसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये स्वर रहित है और वर्ण है वो आधा है। तो हल चिन्ह हमें क्या संकेत देता है कि हमारा जो शब्द है, वर्ण है वो आधा है। तो आगे देखिए, देखिए अब हम आपको बताते हैं कि वर्ग क्या होते हैं। जैसे हमारे क, ख, ग, घ, ड़, ये हमारी एक लाइन है व्यंजन की, जिसका जो सबसे पहला वर्ण आता है वो क्या है, क। तो क के नाम से ही इसको वर्ग बना दिया जाता है, क वर्ग। नेक्स्ट लाइन है वो है च, छ, ज, झ, य, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, च वर्ग। नेक्स्ट देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, ट। अब देखिए ड और ढ, ये दोनों जो वर्ण है, इसमें एक नए नए वर्ण और जुड़े हैं, जिसमें ड के नीचे क्या बिंदी दी हुई होती है और ढ के नीचे भी बिंदी दी हुई है। नेक्स्ट देखिए त वर्ग, त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग है, ये त का परिवार है, ऊपर वाला क का परिवार है। त वर्ग है वो त का परिवार है, ट है वो ट का परिवार है। नेक्स्ट देखिए प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये प वाली लाइन है, इसका जो मेन जो मुखिया है वो क्या है, प वर्ग, उसके नाम से ही इस लाइन को जाना जाएगा। नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन, प वाली लाइन के बाद में लाइन आती है य, र, ल, व की, उसको हम नाम देते हैं अंतस्थ व्यंजन का। उसके ठीक नीचे है स, श, स है, उसको देते हैं हम उष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र, ये एक टेबल है जिसमें हमने प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसका विस्तृत ज्ञान हम नीचे देख रहे हैं। तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहती हूँ स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में, जिससे हमें पढ़ते हुए थोड़ी आसानी बनी रहेगी। स्पर्श, सबसे पहले देखिए स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, यानी ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख के जिन जिन भागों को स्पर्श करती है, उसके आधार पर इसको स्पर्श व्यंजन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन, यानी ये ऐसे व्यंजन है जो बीच की स्थिति के अंदर होते हैं, यानी ये इसमें जीभ है वो मुख के पर्टिकुलर किसी भी पार्ट को अच्छे से स्पर्श नहीं कर पाती, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये किस भाग को स्पर्श कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट देखिए उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में ये वर्णों को बोलते समय हमारे मुख में गर्मी से प्रकट होती है, उष्मा प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं हम उष्म व्यंजन। देखिए श, 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 ह, यानी इनको बोलते हुए हमें थोड़ी गर्मी सी लग रही है, उष्मा प्राप्त हो रही है, इस वजह से इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त का मतलब होता है साथ में मिलना जुलना, तो जब दो वर्ण एक साथ मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त। जैसे क्ष, तो इसमें हमें किस चीज की आवाज आ रही है, क प्लस क्ष। त्र, तो इसमें हमें आवाज आ रही है त प्लस र। ज्ञ, ज प्लस य। श्र, स प्लस र। इस प्रकार दो दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बना रहे हैं, इसी कारण इसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप में देखते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन, तालिका के अंतर्गत बताए गए सभी वर्णों के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी स्थान विशेष का स्पर्श करती है। स्पर्श किए जाने वाले स्थान भेद के कारण ही स्पर्श व्यंजनों के निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। तो देखिए जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, यानी क, ख, ग, घ, ड़।
ये हमारे कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो जिस भाग से इसका उच्चारण होता है वही इसको भाग का नाम दे दिया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका नाम हमने दे दिया कंठ है। नेक्स्ट देखिए च छ ज झ य, तो इसमें हमारी जो जीभ है वो हमारे ऊपर तालु पे स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको बोल दिया तालु और इसका नाम दे दिया तालव्य। नेक्स्ट देखिए ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण और ड ढ, इसमें हमारी जो जीभ है वो उलट उलट रही है, यानी मुड़ रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मूर्धा और इसको हमने क्या नाम दिया है, मूर्धन्य। नेक्स्ट देखिए त थ द ध न, इसमें हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को छू रही है, इसलिए इसको बोलते हैं दांत और इसका नाम दिया गया है हमने दंत्य। नेक्स्ट देखिए प वर्ग, प फ ब भ म, इसको बोलते समय हमारे ओष्ठ यानी हमारे जो होठ है वो आपस में मिल रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया ओष्ठ ध्वनि। नेक्स्ट देखिए नासिक के व्यंजन, ये चीज भी आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम संधि बढ़ेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। नासिक्य, ये जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और ट वर्ग है, इसका जो फिफ्थ वाला अक्षर है लास्ट ड या ण न म, ये जो पांचों जो अक्षर है ना, यानी किसी भी वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो नासिक के व्यंजन होगा, यानी नाक से निकलने वाला। और इसकी एक खासियत ये हो रही होती है कि इसको हम बिंदु यानी डॉट से भी पहचान करते हैं। नासिक के व्यंजन ड ञ ण न म, इसका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नासिक के व्यंजन। नेक्स्ट देखिए अंतस्थ व्यंजन, य र ल व, ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है, क्योंकि ये हमारे मुख से फटाफट निकल जाता है यह रेलेवेंट, तो इसलिए हम स्पष्टतः ये निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं कि हमारी जीभ है वो किस किस भागों को स्पर्श कर रही है। नेक्स्ट देखिए उसमें व्यंजन स है, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण के कारण होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते हुए तालु को, स का उच्चारण करते हुए दांतों की जड़ को और श का मूर्धन्य कहा जाता है, किंतु इनका उच्चारण भी अब स की ही भांति होने लग गया है। नेक्स्ट देखिए ये जो चित्र है वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं तालव्य को, ये देखो गालों के ऊपर जो दिया गया है तालव्य, यानी जो जीभ है वो हमारे ऊपर का जो भाग होता है तालु, वहां पे स्पर्श करती है। तो एक तो तय वर्ग हो गया तालु का, एक ई और बड़ी ई और य और श, ये क्या है तालव्य के अंदर आएंगे। नेक्स्ट देखिए नासिका, ये हमने अभी पढ़ा था कि जो 5 वर्ण होते हैं जो नाक से निकलते हैं उसमें एक अपने पास अनुस्वार भी है। नेक्स्ट देखिए दंत्य, दंत्य में एक तो तय वर्ग है अपने पास और एक य र ल व की लाइन का ल वर्ण है और एक उष्मी व्यंजन का स वर्ण है। नेक्स्ट देखिए मूर्धन्य, मूर्धन्य में एक तो हमारे पास तय वर्ग है और एक ड और ढ की जो विशेष शब्द काम में लिए गए हैं वो वाले हो गए, और एक र और श और एक री। नेक्स्ट देखिए दंतोष्ठ, दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है, जहां पर दंत दांत और ओष्ठ दोनों काम, जैसे वह में हमारे जो दांत है वो होठ के ऊपर स्पर्श करते हैं, इसलिए इसको दंतोष्ठ कहते हैं, दांत और होठ दोनों। नेक्स्ट देखिए ओष्ठ है, ओष्ठ में एक तो प वर्ग आएगा और एक ऊ और ऊ आएगा। ऊ और ऊ बोलते हैं समय हमारे जो दोनों होठ होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, इसलिए इसी को बोलते हैं ओष्ठ है। नेक्स्ट देखिए कंठोष्ठ है, ओ और औ, यानी हमारे कंठ से तो ध्वनि आती ही है, साथ में हमारे जो होठ है उनका भी आकार चेंज हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए इसको कंठ और ओष्ठ है दोनों बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए कंठ है, तो एक तो क वर्ग आता है कंठे में, एक ए आ और है, ये भी कंठ के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट देखिए कंठ तालव्य, यानी कंठ से तो ध्वनि आती ही है, साथ में हमारी जीभ है वो दांतों को तालु को स्पर्श करती है, ए आई, तो हमारी जो जीभ है वो हमारे तालु को स्पर्श करती है और ध्वनि कहाँ से आती है, कंठ से, इसलिए इसको बोलते हैं कंठ तालव्य। नेक्स्ट देखिए कुछ याद रखने योग्य हम बातें,
देख लेते हैं, जिससे हमारा अभी तक का जो पढ़ाया हुआ चीज है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ड और ढ हिंदी वर्णमाला में अपना लिए गए व्यंजन है, यानी पहले ये व्यंजन अपने भाषा में नहीं थे, ये अब हमारी हिंदी भाषा में काम में लिए जाने लग गए। ये संस्कृत में नहीं थे और इसके और ड और ढ के उच्चारण में भेद किया जाता है। ड और ढ का प्रयोग शब्द के पहले न करके प्राय बीच में या अंत में किया जाता है। अब देखो इस ड और ढ की एक खासियत क्या है, जैसे ये पहले नहीं प्रयुक्त किया जाता, जैसे अपन लिखते हैं डलिया, तो उसमें डलिया में ड के नीचे ये नहीं आएगा बिंदु, क्योंकि ये वाले जो वर्ण होते हैं वो किसी शब्द के बीच में काम में लिए जाते हैं या फिर अंत में। शुरुआत से ये वर्ण काम में नहीं लिए जाते हैं। अब डलिया है तो शुरू में ही ड आ गया तो उसके नीचे ये बिंदी वाला नहीं लगेगा। ढाल, तो ढाल में भी ये ढ ढक्कन वाला नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, ड ड जो सिंपल ड होता है और ये बिंदी वाला ड होता है। तो ये किस काम में लिए जाते हैं, जो बिंदी वाले हैं वो या तो किसी शब्द के बीच में काम में लिए जाते हैं या फिर अंत में, शुरुआत में प्रयोग में नहीं लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज, फ और ओ, ये आगत वर्ण कहलाते हैं। आगत यानी दूसरी भाषा से आए हुए। यहाँ देखिए ज और फ, ये हमने पहले की पुरानी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा है, और हिंदी फर्स्ट के जब मैंने आपको चैप्टर कराए तो उसके बुक एक्सरसाइज में भी अपने पास ये चीजें आई हुई है, तो हम इस चीज से पहले ही नोन है, फिर भी हम एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जय और फे के नीचे ये जो डॉट दिया गया है उसको हम बोलते हैं नुक्ता, और ये नुक्ता हमें किसकी तरफ इशारा करता है, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों की तरफ। तो ये जय और फे हिंदी भाषा से किस भाषा से आए हुए हैं, ये हमारे पास फारसी और उर्दू भाषा से आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आ है उसके ऊपर एक निशान बनाया हुआ है जो सिर्फ चांद है, उसमें बिंदु नहीं है, सिर्फ चांद। तो ये कौन सी भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ओ का उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है, जैसे कॉलेज है ना, और ये होता है कॉलेज का हो गया, और अपने पास जैसे ट्रेन, रेलवे, मतलब जो इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनके बीच में ये वाले शब्द काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट जैसे कॉफी हो गया, कॉफी भी अपने पास इंग्लिश भाषा का शब्द है, उसमें भी ओ का शब्द यूज में लिया जाता है। इसी तरीके से देखिए क्षय, त्र, ज्ञ और श्रय, ये अपने पास थे संयुक्त व्यंजन। मैंने आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था तब समझाया भी था। क्षय किससे बना है, क प्लस श से। त्रय किससे बना है, त प्लस र से। ज्ञ किससे बना है, ज प्लस य से। श्रय किससे बना है, श प्लस र से। अब देखिए ज्ञ का उच्चारण हिंदी में आधा ग और य होता है, जैसे ज्ञान, इस शब्द का उच्चारण ज्ञान भी किया जाता है, यानी आधा ग यान है, ज्ञान भी किया जाता है। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन के भेद, इसका क्लासिफाई, ये हमने सारा अच्छे से पढ़ लिया है। अब आप इसका उच्चारण स्थल बोल बोल के देखो, जब आप बोलोगे तभी हमें इसके उच्चारण स्थलों का ज्ञान अच्छे से स्पष्ट रूप से हो पाएगा।